हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर की जो कि फ़िलहाल बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर दिखाई दे रहा है। और हम जिस सेक्टर की बात कर रहे हैं वो सेक्टर है इथेनॉल सेक्टर। और इथेनॉल सेक्टर से संबंधित जो भी स्टॉक हैं जो फंडामेंटली मजबूत हों या पेनी स्टॉक हों या स्मॉल कैप हों या मिड कैप हो, हम कुछ इसमें से अच्छे कंपनियों को देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि ये जो इथेनॉल सेक्टर है वो कितना ग्रोइंग है और इस इथेनॉल सेक्टर जो है उसमें कौन कौन सी कंपनियां काम करती हैं और ये जो कंपनियां काम करती हैं उनका भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है। तो हम इस सेक्टर के बारे में तो थोड़ा बहुत देखेंगे ही, साथ ही साथ उन कंपनियों को हम थोड़ा सा डिटेल से देखने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में ये जो सेक्टर है वो किस प्रकार से अपने जो रिटेल इन्वेस्टर हों या फिर कोई भी इन्वेस्टर हो उनको कैसे अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकता है। क्योंकि इसका जो मेन कारण ये है कि जो वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये इथेनॉल पे बहुत बड़ा जोर दे रही है और वो चाह रही है कि ये जो 2024-25 आते आते यानी 2025 तक हम 10 से 20% जो इथेनॉल हैं वो जो ऑयल है उसमें मिला सकें। अर्थात जो गाड़ियों में ऑयल यूज होता है, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो या फिर और जो चीज़ें यूज होती हैं, उसमें हम इसको 10 से 20% मिला दे सकते हैं। अगर 10 से 20% इसमें मिलाया जाता है तो इसमें दो चीज़ें निकल के आएंगी। एक तो इसका जो कास्ट है वो कम हो जाएगा और दूसरा ये इससे संबंधित जो इन्वायरमेंट है उस पर थोड़ा सा जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उसमें भी कमी आएंगी। और जो तीसरा जो सबसे बड़ा इफेक्ट होगा वो होगा फाइनेंशियली जो है, ये जो जैसे 10 से 20% इसमें मिलाया जाएगा तो इससे जो हमारी जो निर्भरता है खाड़ी के देशों पे उसमें कमी आ सकती है। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा वो अभी हम जिन स्टॉक की बात करेंगे उनको मिलने वाला है। तो हम उन्हीं को आज डिटेल से देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आने वाले समय में इनका क्या जो है महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है इस भारतीय इकोनॉमी में। और साथ ही साथ अभी जो G20 का सम्मेलन हुआ है उसमें भी एक वैश्विक स्तर पे एक परियोजना लॉन्च की गई है, उसमें 10 से 12 देश उन्होंने भी सहमति जता दी है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम थोड़ा इथेनॉल के बारे में भी जानते हैं और उसके बाद हम थोड़ा धीमे धीमे आगे चलते हुए और इथेनॉल से संबंधित जो भी स्टॉक हैं उसके बारे में जानेंगे। और जाते जाते जो है हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कौन कौन से इनिशिएटिव ले रही है ताकि जो है इथेनॉल जो है उसके बारे में हमें अच्छा खासा दे के जाए और साथ ही साथ इससे इन्वायरमेंट पे भी कम से कम प्रभाव पड़े। तो दोस्तों, हम आ गए उस स्लाइड पे और जहाँ हम जानने वाले हैं थोड़ा इथेनॉल और इथेनॉल क्या होता है और साथ ही साथ हम उस स्टॉक को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो ये जो इथेनॉल होता है एक तरीके से मेनली रूप से जो इंडिया का जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है और एक तरीके से ये मेन रूप से अगर हम बात करें तो ये शुगर इंडस्ट्री के लिए एक जो है सेकेंडरी प्रोड्यूसर के रूप में निकलता है। क्योंकि जो शुगर इंडस्ट्री होती है उसमें चीनी का जो निर्माण होता है उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में ये निकलता है। और साथ ही साथ इसके अलावा ये शुगर इंडस्ट्री से तो निकलता ही है, लेकिन गवर्नमेंट के जो जिस तरीके से इनिशिएटिव ले रही है उस हिसाब से इसमें राइस जो खराब हो गए हैं, जो गीला जो चावल होता है उससे भी प्राप्त किया जा सकता है और साथ ही साथ इसमें मक्के से भी प्राप्त किया जा सकता है। और इसके अलावा अदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू इथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। तो लेकिन मेन रूप से अगर हम बात करें तो इसमें शुगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री भारत की एक तरीके से वैश्विक स्तर पर जानी मानी शुगर इंडस्ट्री है। अब हम इनके यूज की बात करें तो इनका जो यूज होता है वो यूज होता है एक तरीके से कॉस्मेटिक में, मेडिसिन में, पेस्टिसाइजर्स में, पॉलिशेज में और साथ ही साथ जो एल्कोहलिक अदर जो आइटम होते हैं और जो एल्कोहलिक ब्रेवरेज होते हैं उसमें भी ये यूज होता है। और अब तो चूँकि आप जानते हैं कि इसमें जो ऑयल है उसमें भी इसकी भागीदारी होने वाली है, क्योंकि सरकार जो है 2025 तक अच्छा खासा इनिशिएटिव लेके इसको लगभग ऑयल में जो क्रूड ऑयल है उसमें ये 20 से 25% मिलाने वाले हैं। तो इसमें सबसे जो बड़ा फ़ायदा होगा, जो हम 80% के आसपास जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं उसमें कमी आने की संभावना दिख रही है। अगर कमी आती है तो उससे न केवल शुगर इंडस्ट्री को एक बूस्टअप मिलेगा बल्कि जो इथेनॉल बनाने वाली कंपनियां हैं उनके शेयर होल्डर को भी अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त हो सकता है और जो इंडियन जो इकोनॉमी है उसको भी अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि बिना ईंधन के कोई भी चीज़ नहीं चल सकती है और जैसे ही जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें ये इसके प्राइस में कमी आएगी तो अदर जो भी चीज़ें हैं उनके महंगाई भी है उसमें भी कमी आ सकती है। ये आगे बताने का प्रयास करें तो इंडियन गवर्नमेंट कंसिडरिंग द सेवरल सॉल्यूशन टू द ऑयल एंड पेट्रोलियम इंपोर्ट्स इंक्लूडिंग जो इंक्रीज द रिन्यूएबल एनर्जी आउटपुट्स इथेनॉल एंड द सब्स्टिट्यूट्स
फॉर द गैसोलीन एंड सो फॉर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इथेनॉल है वो अच्छा खासा एक सब्स्टिट्यूट के रूप में भी काम करेगा और जो ऑयल पे हमारी निर्भरता है उसको कम करने में मदद कर सकता है। आगे ये बता रहे हैं कि इसका जो फ़ायदा होगा वो क्या होगा। एक तो इसके इंक्रीज होगा, डिमांड में इंक्रीज होगा, तो इससे जो है इथेनॉल का अच्छा खासा डिमांड जब बढ़ेगा तो उसको कई तरीके से इसको फ़ायदा होने वाला है। और दूसरी जो चीज़ें निकल के आ रही है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो होगा वो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ जो पोल्यूशन जो में उसमें भी कमी आएगी। और इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ें निकल के आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि ये जो क्रॉप्स हैं उनके थ्रू ये प्राप्त किया जा सकता है। और जो शुगर है, जो व्हीट है और जो कॉर्न है, इनके थ्रू ये प्राप्त मुख्य रूप से किया जाता है। इसमें आगे बताया जा रहा है कि ये जो इथेनॉल होगा वो इंक्रीज करेगा। और ये क्या इंक्रीज करेगा कि जो नेशन द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र से गुजरा जा रहा है उसको ये उसके प्रति अटेंशन करेगा, यानी उसको प्रति जागरूकता बढ़ाएगा। और साथ ही साथ जो इन्होंने क्लाइमेट चेंज पॉलिसी इनिशिएटिव लिया हुआ है उसको सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा जो एक चीज़ और निकल के आ रही है वो ये कि एक तो बड़ी संस्था है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उन्होंने बताया है कि जो इंडिया है वो यूनाइटेड स्टेट ब्राज़ील के बाद थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो सकती है जो इथेनॉल ग्लोबली, अर्थात इथेनॉल प्रोड्यूसर के रूप में 2026 तक इंडिया थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी हो सकती है इथेनॉल के रूप में। और इसमें वर्तमान में जो है वो एक तरीके से ब्राज़ील है और दूसरे पे USA है। इन्हीं क्षेत्र में जो है इंडिया भी शामिल हो सकती है 2026 तक। और जो इंडिया द्वारा 2070 तक टारगेट दिया गया है कि हम जीरो इमिशन कर देंगे 2070 तक, उसमें ये बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। साथ ही साथ जो 2030 तक इन्होंने ये कहा है कि हम 2030 तक अच्छा खासा हम रिन्यूएबल एनर्जी से अपना प्राप्त कर लेंगे, उसमें भागीदारी सुनिश्चित कर देंगे, उसमें भी ये महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। हालांकि इसमें बताया जा रहा है कि कुछ इसमें दिक्कत भी आ सकती है, वो ये है कि इसमें हमारी शुगर जो इंडस्ट्री है उस पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और जैसे ही इसका एक जो और दिक्कत आने वाली है वो ये, जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो उससे एक चीज़ और आ सकता है, वो ये कि हमारे जो चीनी की इसमें कमी हो सकती है। और जैसे चीनी की कमी होगी तो उसका जो है चीनी का दाम बढ़ सकता है और उससे एक तरीके से इन्फ्लेशन भी आने की संभावना एक तरीके से बढ़ सकती है। क्योंकि जब भी एक तरीके से बल्क में इथेनॉल का यूज होना शुरू हो जाएगा तो अदर सेक्टर से जो काम होता है जिसमें इसका बाई प्रोडक्ट के रूप में यूज होता है, जैसे कॉस्मेटिक सेक्टर है, मेडिसिन सेक्टर है, उसमें अगर इसको कमी होगी तो उनके भी दाम बढ़ने की संभावना एक तरीके से जताई जा रही है। और यही कंसर्न जो है एक तरीके से इन्फ्लेशन को लेके है कि आने वाले समय में आप जो है जैसे इथेनॉल का डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ जाए। अब हम चलते हैं उस कंपनी को एक एक करके देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी कंपनियां हैं और जिनका जो है हम इसमें देखने वाले हैं, और कौन कौन सी कंपनियां जो हैं वो इथेनॉल निर्माण में अपना भागीदारी सुनिश्चित कर सकती हैं। तो इसमें सबसे जो बड़ी कंपनी है वो है रेणुका शुगर। जो श्री रेणुका शुगर है वो एक तरीके से बायो एनर्जी फर्म है और ये अपना एग्री बिजनेस में लगी हुई है। और ये जो एक तरीके से इथेनॉल जो कंपनीज हैं वो उसमें एक बेस्ट इथेनॉल कंपनीज के रूप में अपने आप को स्थापित की हुई है। अगर ये कंपनी के बारे में हम बात करें तो ये शुगर, रिफाइंड शुगर, ट्रेडिंग शुगर और साथ ही साथ ये जो प्रोड्यूस इथेनॉल एंड को जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करती है। और इनका बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है ये रिफाइंड इथेनॉल एंड रिफाइंस के माध्यम से 4000 टन शुगर पर डे निर्माण करती है। तो जो पहली कंपनी आप देख रहे हैं वो श्री रेणुका शुगर दिखाई दे रही है। और दूसरी जो कंपनी है वो बजाज हिंदुस्तान शुगर है। और ये जो बजाज हिंदुस्तान शुगर है, आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी एक संस्था है बजाज, उसके तहत ये काम करती है। और ये कंपनी भी एक तरीके से शुगर क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करे हुई है और एक तरीके से 1,36,000 टन क्रश पर डे ये निर्माण करती है। अगर हम अगर बात करें शेयर की तो जो तीसरा शेयर है वो है एडी पेरी इंडिया लिमिटेड, और ये भी जो है शुगर कंपनी में अपने आप को स्थापित करे हुए है। अब हम चौथे शुगर की बात करते हैं वो है धामपुर शुगर मिल्स, और ये जो भी अपने आप को जो है एक तरीके शुगर में सेल्स करती है, शुगर का निर्माण भी करती है और ये केमिकल सेक्टर से में भी जुड़ी हुई है। जो पांचवी कंपनी है वह है द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्री लिमिटेड, और इसका जो निर्माण हुआ था 1933 में हुआ था, और ये भी जो है शुगर इंडस्ट्री के रूप में अपने आप को स्थापित करे हुई है। और जैसे इस शुगर इंडस्ट्री में स्थापित करी, इसका मतलब ये भी इथेनॉल का अच्छा खासा प्रोड्यूस करती है। अब हम अगर बात करें डालमिया भारत इंडस्ट्री की, जो कि अगला स्टॉक है, ये भी शुगर इंडस्ट्री में लगा हुआ है और ये इंडस्ट्रियल एल्कोहल, शुगर, पावर, इन सब का भी ये भी निर्माण करता है और इसको भी आने वाले भविष्य में अच्छा खासा जो फायदा हो सकता है।
और जो अगला स्टॉक है वो है ग्लोबस स्पिरिट्स, और ये भी प्राइमरी रूप से लगा हुआ है जो शुगर बनाने में, और मुख्य रूप से ये भी इथेनॉल का निर्माण करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सेक्टर हमने बताए, जो 7 स्टॉक्स हमने बताए, वो अच्छा खासा आपको आने वाले भविष्य में रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। अब हम बात करें 8वें और अंतिम स्टॉक की, तो वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग, जो कि ये भी लगी हुई है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नोएडा में है, और ये भी लगी हुई है किसमें, जो है शुगर इंडस्ट्री में। और शुगर इंडस्ट्री में लगे होने के कारण ये भी इथेनॉल का अच्छा खासा निर्माण जो है करती है और जनरेशन करती है। और यही कारण है कि ये जो 8 स्टॉक हैं उस पर ये बताया जा रहा है कि आने वाले भविष्य में आपको जो वर्तमान में मिल रहे हैं वो नहीं मिलने वाले हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इनके एक एक करके चार्ट को भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि ये किस तरीके से इनका चार्ट पैटर्न बता रहा है। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं जो पहला शेयर हमने बताया था वो श्री रेणुका शुगर था, जो वर्तमान में 54 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि निगेटिव रिटर्न दिया है, 1 महीने में भी लगभग 21% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 6 महीने में लगभग 22% से 23% का रिटर्न निकाल कर दिया है। लेकिन एयरटेल डेट में इसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो शेयर है वो फिलहाल आपको 311% का रिटर्न निकाल कर दिया है, और ये कब से दिया है, जब से लिस्ट हुई है तब से लेके, और 2005 में लिस्ट हुई थी। तो आप इसको डिटेल में हम यहाँ पे जो भी स्टॉक बताएंगे, जिसका भी चार्ट देंगे, आप वहाँ से जाके आपको जो शेयर अच्छा लगे उसके डिटेल में जानने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। जो दूसरा स्टॉक है वो है बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, जो वर्तमान में 25 रुपये 75 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, और 5 दिन में इसने अपने शेयर होल्डर को एक तरीके से जो है निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 1 महीने में भी इसने लगभग 17% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है, 6 महीने में इसने 113% का रिटर्न निकाल के दिया है। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये कंपनी फिलहाल इसका चार्ट अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। 1999 में लिस्ट हुई थी तब से लेके मात्र 264% का ही रिटर्न निकाल के दे पाई है अपने शेयर होल्डरों को। जो तीसरा स्टॉक है वो है EDID पेरी इंडिया लिमिटेड, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फिलहाल लगभग 1% की तेजी के साथ जो कल बंद हुई थी, और 5 दिन में इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 4.5% का निगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। 1 महीने में लगभग 15% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दिया है, और 6 महीने में लगभग 10% का पॉजिटिव रिटर्न एयरटेल डेट में निगेटिव रिटर्न निकाल के दिए है। और 1 साल की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डर को निगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। लेकिन मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये इसका जो चार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये 1999 में 7.44 रुपये पर लिस्ट हुई थी, तब से लेकर अभी तक ये 774% का रिटर्न निकाल के दिया है। और इसका जो चार्ट पैटर्न है वो अपसाइड दिखाई दे रहा है एक कर्व बनाते हुए, जो कि अच्छा खासा साइन है। अब हम अगर बात करें अगले स्टॉक की तो वो है धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। यहाँ पे आप देखिए 301 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, जब ये मार्केट बंद हुआ है तब, यानी 22 सितंबर को। और 5 दिन में इसने अपने शेयर होल्डर को ये एक तरीके से 4% का निगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। लेकिन 1 महीने में पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दिया 18% का, 6 महीने में 36% 37% का रिटर्न निकाल कर दिया है। एयरटेल डेट में लगभग 31% का रिटर्न निकाल कर दे दिया पॉजिटिव में। वहीं 1 साल की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डर को 1 साल में 34% का रिटर्न निकाल कर दिया है। लेकिन मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये अपने शेयर होल्डर को, ये कंपनी 1999 में लिस्ट हुई थी तब से लेके अभी तक 700 से 800% का रिटर्न ही निकाल के दे पाई है। हालांकि इसका चार्ट अभी भी हरा में दिखाई दे रहा है। तो इन सबको आप जाके डिटेल से देख सकते हैं। अब हम अगर बात करें द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्री, जो कि अगला स्टॉक है, और ये भी इथेनॉल का निर्माण करता है। और फिलहाल जो मार्केट बंद हुआ था तो 101 रुपये पे लगभग 2% की तेजी के साथ ये बंद हुआ था। 5 दिन में इसने अपने शेयर होल्डर को जो ये अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर नहीं दे पाया है, और 2.5% का निगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया। 1 महीने में लगभग 13% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दिया है, 6 महीने में 18% का पॉजिटिव रिटर्न, और वहीं एयरटेल डेट में लगभग 4% का निगेटिव रिटर्न। 1 साल में इसने लगभग कुछ फ्लैट ही रिटर्न दिखाया हुआ है। लेकिन मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो जब से लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक लगभग 650% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है, और ये 2016-17 के बाद इसमें अपसाइड अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें अगले स्टॉक की तो है डालमिया भारत शुगर लिमिटेड, और ये डालमिया जो एक तरह से ग्रुप है उससे संबंधित है। और जब पिछला ट्रेडिंग बंद हुआ था लगभग 425 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, और 2% का निगेटिव रिटर्न निकाल कर दी थी। वहीं अब 5 दिन में लगभग 9 से 10% का, और 1 महीने में इसने लगभग 18 से 19% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दे दिया है। 6 महीने में 33%, एयरटेल डेट में लगभग 8 से 9% का रिटर्न निकाल के दिया है पॉजिटिव में। 1 साल में इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 27% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2002 में, तब से लेके अभी तक मात्र 1190% का ही रिटर्न निकाल के दे पाई है। तो इस हिसाब से आप देखिए इन सबका जो भी स्टॉक हमने बताया, इनका जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस उतना सही नहीं है। और जैसे ही इथेनॉल का ये जो चीज़ें लेके आई जा रही हैं, इथेनॉल लेके आया जा रहा है, उसके बाद इसमें आप इनके सारे सेक्टर को बदलता हुआ आप देख सकते हैं। तो हम अगर बात करें सेकेंड लास्ट
स्टॉक की, तो वह है ग्लोबल स्पिरिट्स लिमिटेड। और यहाँ पे आप देखिए ये जो शेयर है वो फिलहाल पिछले दिन यानी 22 सितंबर को लगभग 2% की जो है गिरावट के साथ बंद हुआ था 873 रुपये के आसपास। और इसने अपने शेयर होल्डर को 5 दिन में लगभग 7.5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। एक महीने में 7.5% का नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में जैसे ही आता है इसमें लगभग 12.5% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दे देता है। रियल डेट में लगभग 2.5% का, और एक साल में इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग कुछ एक तरीके से फ्लैटी रिटर्न निकाल कर दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2009 में, तब से लेके अभी तक 855% का रिटर्न निकाल कर दे चुकी है। और ये जो कंपनी एक तरीके से इनको इसमें टर्न आउट हुआ है कब, 2021 के बाद, और 2021 के बाद से वो लगभग ये जो शेयर है अपने शेयर होल्डर को एक पैसे को लगभग 2 से 3 गुना कर दी है। अब हम अगर बात करें अंतिम स्टॉक की तो वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि इथेनॉल का ये अच्छा खासा निर्माण करती है। और ये जो है इसमें अच्छा खासा टर्न आउट हुआ है जब से इथेनॉल की घोषणा हुई है तब से। और ये फिलहाल अब बात करें तो यहाँ पे आप देखिए 381 रुपये 382 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है जब मार्केट बंद हुआ था पिछले दिन। 5 दिन में इसने अपने शेयर होल्डर को 1.5% का रिटर्न निकाल कर दिया है। एक महीने में 25% का रिटर्न, 6 महीने में 37 से 38% का रिटर्न, ईयर डेट में लगभग 35 से 36% का रिटर्न, और एक साल की बात करें तो लगभग एक तरीके से 46% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। लेकिन मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डर को 52,221% का रिटर्न निकाल के दी है। कब से ये कंपनी लिस्ट हुई है 2002 में 73 पैसे पे थी, तब से लेके अभी तक। और इसमें जो टर्न राउंड आया है वो 2020 के आसपास आया है। 2020 में ये जो कंपनी थी 38 रुपये के आसपास थी, और 2020 के बाद इसमें लगभग 10 गुना इसमें वृद्धि हुई है। और ये आप देख रहे हैं 38 रुपया, और यहाँ पे देखिए 281 रुपये, लगभग 2020 के बाद ये 10 गुना इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। और ये वृद्धि तब आई है जब ये जो है इथेनॉल से संबंधित चीज़ें की जो घोषणा की गई है तब से। तो इस हिसाब से आप देखिए हमने 8 स्टॉक टोटल बताए हैं, उन 8 स्टॉक को डिटेल से स्टडी करिए और फिर अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए, और इथेनॉल से संबंधित जो भी न्यूज़ आ रही हैं उस पर आप जो है अमल करिए। और अभी हम चलते हैं थोड़ा सा न्यूज़ के बारे में भी देख लेते हैं कि इनसे संबंधित जो न्यूज़ें निकल के आई हैं उनका क्या प्रभाव इस पर पड़ेगा। अब हम इससे संबंधित कुछ रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें सबसे जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है वो है जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया है G20 जो इंडिया में हुआ है उसमें। और ये ग्लोबल जो बायोफ्यूल अलायंस है इसमें सबसे बड़ा जो टारगेट दिया गया है वो दिया गया है इथेनॉल से संबंधित चीज़ों को। और जैसे ही इसमें आप मान के चलिए ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में अगर जैसे जैसे देशों की भागीदारी बढ़ेगी उस हिसाब से इथेनॉल का डिमांड इतना बढ़ता चला जाएगा कि आप जो है इससे संबंधित जो भी शेयर हैं उसमें अच्छा खासा रिटर्न निकाल के आप दे सकते हैं। साथ ही साथ ये जो अगला न्यूज़ आपको दिखाई दे रहा है वो 3 सितंबर का है, जो जिसमें ये बताया जा रहा है कि कार्स रिक्वायर्ड काइंड ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी कॉस्ट फॉसिल फ्यूल रिलायंस, अर्थात रिलायंस जो इंडस्ट्रीज है वो भी इथेनॉल सेक्टर में अपने आप को आगे करने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा जो अगला न्यूज़ है वो है 7 अगस्त का, जिसमें जो ये बताया जा रहा है कि इथेनॉल जो प्राइस है वो क्यों भाग रहा है। और ये इसलिए भाग रहा है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी लिया जा रहा है। और इसके अलावा जो ये समय समय पे जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गडकरी साहब, ये समय समय पे बताते रहते हैं कि आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं। तो इसी के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि इसमें लगातार जो न्यूज़ें आ रही हैं वो आपको जो है इथेनॉल सेक्टर को अच्छा खासा ग्रोथ कर सकती हैं। और ये जो पीयूष गोयल हैं जो कॉर्पोरेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि 2020 तक हम 20% जो है इथेनॉल है उसका यूज करने वाले हैं ब्लेंडिंग के रूप में, अर्थात एक तरीके से पेट्रोल और डीजल में। तो यहाँ पे आप देखिए 20% का जो यूज होगा उसके बारे में ये बता रहे हैं। ये मई 2023 का ये न्यूज़ निकल के आया है। और इसी के बाद से आप देख जैसे जैसे ये न्यूज़ निकल के आ रहा है ये सब भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सारे के सारे जी अभी हम स्टॉक के बारे में बताए हैं। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देखिए जो भी इथेनॉल स्टॉक हमने 8 स्टॉक बताए हैं, ऐसे ऐसे तो और भी बहुत स्टॉक हैं जो कि इथेनॉल से संबंधित हैं। आप उन पे भी अपना रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन जो ये 8 स्टॉक हैं इसमें से आप जो है कुछ स्टॉक छांट के अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, उनका फंडामेंटल देख सकते हैं, उनके हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न कितना है, उनका मार्केट कैप कितना है, उन पर डेप्ट कितना है। ये सारी चीज़ जानने के बाद ही आप कोई भी इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भविष्य है। और एक चीज़ और आपको बता दें, इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट आपको करना हो वो लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म में आपको इतना प्रॉफिट नहीं देंगे। क्योंकि ये जो कंपनी है ये फिलहाल फंडामेंटली जिस हिसाब से इनका चार्ट बता रहा है वो फंडामेंटली जो मजबूत दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन
अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो जो है आपको अच्छा खासा रिटर्न ये दे सकते हैं। लेकिन जब भी आप इन्वेस्टमेंट करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इसका फंडामेंटल जरूर जांचिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, जिसमें हमने बताया कि कौन कौन से इथेनॉल स्टॉक हैं जो आपको अच्छा खासा भविष्य में रिटर्न निकाल के दे सकते हैं और आपको एक अच्छा खासा जो है आपके पैसे को डबल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।